नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा आज सुशासन दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के जरिए हरियाणा के कामकाज को आसान बनाना है। वहीं एक दिन पहले हरियाणा दौरे पर आए गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम सैनी की कई मामलों में जमकर तारीफ की और उनकी विनम्रता को सराहा। चाहे वो 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात हो या फिर बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की। इतना ही नहीं, सिख दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। उनकी शाबाशी के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष किसानों की समस्या और बेरोजगारी को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष सरकार की कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सुशासन और शाबाशी के बीच विपक्ष का पलटवार क्या कहता है, ये सवाल है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को पूरा हरियाणा मना रहा है और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। आम जनता को कितनी राहत देंगी ये परियोजनाएं, जिनमें सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, प्रेस मान्यता पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तमाम ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं। आम जनता को कितनी राहत मिलेगी, ये तमाम सवाल हैं। और विपक्ष जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है बेरोजगारी को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर, मुआवजे को लेकर, उस पर आगे सरकार का कदम क्या होगा, इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सूरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। आज 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 164वीं जयंती थी। पूरे प्रदेश में इस दिन आज जिला स्तर पर सुशासन दिवस मनाए गए। दरअसल इसकी शुरुआत 2014 में अक्टूबर में पहली बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार और मनोहर लाल के सीएम बनने पर 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। तब से ये दिन हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बृहस्पतिवार को राज्य स्तरीय सुशासन दिवस पंचकुला में मनाया गया और सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के लिए कई नई योजनाएं और पोर्टल शुरू किए। आज पोर्टल भी वो लॉन्च किए हैं और कल अटल जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या से पहले आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग गांव में लगभग 250 से ज्यादा अटल पुस्तकालयों का भी उद्घाटन किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में सुशासन दिवस पर नई योजनाएं शुरू करने से एक दिन पहले ही हरियाणा आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में ही अपने 4 कार्यक्रमों में से 3 कार्यक्रमों में सीएम नायब सैनी के काम की तारीफ कर गए और उन्हें शाबाशी दे गए। मैं नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा कई बार आता था। तब सबसे बड़ी फरियाद थी कि नौकरी चाहिए तो खर्ची भी देनी पड़ेगी और पर्ची भी देनी पड़ेगी। आप किसी जाति के हो तो नौकरी मिलेगी और आप में रिश्वत देने की क्षमता है तो ही नौकरी मिलेगी। हरियाणा को सैनी जी ने खर्ची पर्ची बगैर नौकरी का राज्य बनाकर बहुत बड़ा काम हरियाणा की जनता ने किया है। यानी 24 घंटे के अंतराल में ही सुशासन और शाबाशी के घटनाक्रम से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये कैसी शाबाशी, ये कैसा सुशासन। आप किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और घोटालों पर बात क्यों नहीं करते? इन समस्याओं को उठा रहे विपक्ष पर ही निशाने लगा रहे हो। यानी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तल्खी और बढ़ गई है। चुनाव अभी दूर हैं पर सियासी थर्मामीटर ऊपर नीचे हो रहा है। पब्लिक है कि देख रही है। उन्हें अपने परिवार चलाने के लिए अपने काम धंधे, जिम्मेदारियों और समस्याओं से ही फुर्सत नहीं है। और ये हमारे नेताजी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।
तो क्या शाबाशी और सुशासन से बड़ी विपक्ष के सवाल हैं? जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जाहिर सी बात है किसानों की समस्या है, बेरोजगारी एक बड़ा समस्या है, उसका समाधान सरकार ने क्या किया? और आज जो सुशासन दिवस हरियाणा मना रहा है, और न सिर्फ हरियाणा बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। पंडित मदन मोहन मालवीय की 164वीं जयंती भी मनाई जा रही है। क्या कुछ खास है? शुरुआत में देवेंद्र आपसे ही कर रहा हूँ, आज का दिन कितना खास? बेरोजगारी के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से बात की जाए, किसानों की समस्या जो विपक्ष उठा रहा है उसके हिसाब से, उस पर भी बात करें। लेकिन सबसे पहले आज जयंती में क्या कुछ खास मिला? जो योजनाएं, जो परियोजनाएं सीएम सैनी ने सौगात दी हैं, उसका कितना असर देखने को मिलेगा आम जनता के लिए, और आम जनता के हित में क्या कुछ नजर आएगा? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? जी जी। मेरा सवाल। अक्टूबर 2014 में बीजेपी पहली दफा हरियाणा में अपने बूते पर सरकार बनाई बीजेपी ने, और मनोहर लाल पहली दफा विधायक बने, पहली दफा ही मुख्यमंत्री बने। 2 महीने बाद दिसंबर 25 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आई। पानीपत में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो मनोहर लाल जी ने ये कहा था कि मेरा सपना था जब कभी बंसीलाल की सरकार और बीजेपी सरकार थी, तो मैं जब चंडीगढ़, जब ये संगठन मंत्री थे जी, जब ये संगठन मंत्री थे मनोहर लाल जी, इनका ये कहना है कि रामविलास शर्मा का विधायक थे, वो शिक्षा मंत्री थे, तो मैं उनके दफ्तर में गया, बहुत भीड़ देखी मैंने, बहुत भीड़ देखी, पता किया क्यों ये भीड़ है, तो ये मनोहर लाल जी बता रहे थे। तो मैंने देखा जो टीचर्स हैं स्कूलों के, अपने तबादले के चक्कर में चंडीगढ़ में भीड़ लगाए रहते थे, तो उनको कई कई दिन चंडीगढ़ में रहना पड़ता था, खर्चा करके आना पड़ता था, 3 रुकते थे, काम होता था नहीं होता था। तो मनोहर लाल जी ने अपना संस्मरण सुनाया कि मेरे मन में बात थी, मेरे मन में बात थी कि अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में आती है तो ये जो तबादलों का सिस्टम है, जिसमें भ्रष्टाचार होता है, पैरवी होती है, पहुंच होती है, खर्च होता है, पैसा खर्ची देनी पड़ती है, हम इस सिस्टम को खत्म करेंगे। हम ऐसा सिस्टम लाएंगे जिससे तबादलों में भ्रष्टाचार खत्म हो। ये मनोहर लाल जी के कहे की बात है। जब वो मुख्यमंत्री बने 2 महीने बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आई 25 दिसंबर को, जैसे आज 12वीं जयंती मनाई गई है, क्योंकि 11.25 साल सरकार को हो चुके हैं। तो मनोहर लाल जी ने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। उन्होंने ये बात सुनाई थी कि हम ऑनलाइन सेवाएं इसलिए लेकर आए, सुशासन की कल्पना इसलिए हरियाणा में हमने की कि जो भ्रष्टाचार है, CLU का भ्रष्टाचार, नौकरियों का भ्रष्टाचार, तबादलों में भ्रष्टाचार, तो हम सिस्टम को सुधारेंगे। तब उन्होंने ऑनलाइन सेवाएं शुरू की थी। 25 दिसंबर 2014 को जब सरकार बनी ही थी, तो उन्होंने सुशासन दिवस की शुरुआत की थी। उसके लिए बकायदा हर जिले में CM गुड गवर्नेंस एसोसिएट रखे गए थे। अच्छी यूनिवर्सिटियों के जो इंटेलिजेंट बच्चे, वो उनकी एक जिले में ड्यूटी लगाई थी कि आप ये देखो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हो, क्योंकि 0 टॉलरेंस एट करप्शन का वायदा हुआ था, चुनावी वायदा था। तो मनोहर लाल जी ने एक नया प्रयोग किया था। इसी वजह से सुशासन की शुरुआत हरियाणा में हुई थी, और CM गुड गवर्नेंस एसोसिएट जिलों में लगाए गए थे। हालांकि ये वो सिस्टम खत्म हो गया है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी सुशासन की। तो सुशासन का मतलब यह है कि एक सरकारी काम में पारदर्शिता हो, लोगों का विश्वास जमे, और समयबद्ध तरीके से, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है। अब तो राइट टू सर्विस एक्ट भी हरियाणा में लागू है। हर काम के लिए समय तय है, आपको रजिस्ट्री करवानी है, आपको उसकी जमीनों से संबंधित जो सर्टिफिकेट होता है, गिरदावरी होती है, और काम है, तबादले हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए आपको अगर कोई परमिशन चाहिए, रिन्यूअल चाहिए, तमाम चीजों के लिए ये कल्पना हुई थी। तब मनोहर लाल जी ने कहा था हमारी कोशिश थी, अब हमारी सरकार है, तो इसलिए हम सुशासन लेकर आए हैं, ऑनलाइन सेवाएं लेकर आए हैं। और आज की बात करूं तो तब शुरुआत की गई थी। मनोहर लाल जी ने यह भी कहा था तहसीलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जब मुख्यमंत्री बने थे बहुत शिकायतें आती हैं, तो तहसीलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अभी शुरू हुआ है। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। तो उनका कहना यह है कि हमने अपने वायदे पूरे किए और जनता को एक इजी टू स्टार्ट वर्क, कोई नया बिजनेस कर रहा है, बिजनेस इजी हो करना, तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज थी, उसको हमने मिनिमाइज किया है, लोगों की दिक्कतें दूर की है। और यही वजह है कि सुशासन दिवस पर ऑनलाइन सेवाएं हुई। आज 480 तरह की सरकारी सेवाएं, स्कीमों की जानकारी और जो सब्सिडी होती है या और अप्रूवल्स है, वो सेवाएं शुरू की गई है। और एक तरह से भले ही सुशासन आया है, पहले के मुकाबले
भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों की मुश्किलें कम हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत कमी है। और विपक्ष ये जो शाबाशी कल अमित शाह जी दे गए हैं और आज सुशासन दिवस 24 घंटे के अंदर दोनों ये कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है कि कैसा सुशासन और कैसी प्रशंसा, कैसी तारीफ। लेकिन हमारे जो मुद्दे थे, जो जनता के हितों के मुद्दे हम लेकर विधानसभा में गए थे, हमारे को निशाने पर लिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई और जनता की तकलीफों को हम उठा नहीं सके। इस बात पर अफसोस जाहिर कर रहे विपक्ष। महेश, आज का दिन कितना खास है और भविष्य के रोड मैप पर खासकर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कितना रोड मैप क्लियर होता नजर आता है? सुशासन की बात लगातार सरकार कर रही है, विपक्ष कह रहा है सुशासन है तो फिर बेरोजगार क्यों हैं, सुशासन है तो फिर किसान परेशान क्यों हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सुशासन है लेकिन बेरोजगार क्यों है, दोनों ही सवाल अपनी जगह वाजिब है। सुशासन है ये इस आधार पर कहा जा रहा है कि पोर्टल व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में लागू की गई है और लगभग कोशिश की गई है कि हर एक काम पोर्टल के जरिए किया जाए। पोर्टल के जरिए अगर किसी भी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो फिर बेहतर जवाबदेही की बात की जाती है, फिर पारदर्शिता की बात की जाती है, फिर ये लगता है कि बहुत कुछ छुपाने को नहीं बचेगा। लेकिन बेरोजगारी की जहां तक बात आती है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सपने तो सरकार खूब संजोती है और बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब्स बनाने की बात की जाती है, कॉरिडोर्स बनाने की बात की जाती है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ बयानों में रह जाता है। इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ भी नहीं है और जो इंडस्ट्रीज पहले से हैं वो अकेले एक केंद्र बिंदु पर सीमित नजर आती है। यानी एनसीआर के इलाके में ही जो औद्योगिक विकास है वो देखने को मिलता है, चाहे गुरुग्राम की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए और इसके अलावा मानेसर के इलाके की बात की जाए। तो ये जो औद्योगिक विकास है ये एक क्षेत्र विशेष तक यानी एनसीआर के इलाके तक सीमित है और बाकी जो हरियाणा प्रदेश है वो एक तरीके से काफी हद तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, उससे काफी दूर बना हुआ है। और दूरी जैसे जैसे आप एनसीआर से दूर जाते जाएंगे ये दूरी और ये जो गैप है और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। चाहे सिरसा जिले की बात आप करें, जींद जिले की बात करें, हिसार की बात करें, एक जिंदल इंडस्ट्री को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा औद्योगिक विकास के नाम पर जो है खालीपन यहाँ पर देखने को मिलेगा। भिवानी जिले की बात की जाए, आप अनेकों जिले यहाँ पर जो है पार कर सकते हैं, लेकिन आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर इक्का दुक्का कंपनियां ही देखने को मिलेंगी। तो यही वजह है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के पास नौकरियां देने के लिए नहीं है। पोर्टल व्यवस्था के जरिए ये कोशिश की गई कि हर एक सुविधा को गारंटी के तौर पर देने की जो शुरुआत है वो की जाए। फिर बढ़ोतरी यहाँ पर की गई कि जो है रजिस्ट्रियों को भी पेपरलेस करने की बात कही गई। फिर ये कहा गया कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आपत्तियां दी जाएंगी, ऑनलाइन ही आपको उन आपत्तियों को दूर करना है और उसके बाद आप रजिस्ट्री करवा पाएंगे। देखिए, व्यवहारिक तौर पर जब इन चीजों पर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो इतने सारी आपत्तियां लगा दी जाती हैं कि बहुत मुश्किल किसी के लिए भी इन पोर्टल से पार पाना हो जाता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को लागू कर दिया गया। अब यहां अगर किसान को कहा जाता है कि अपनी फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आप रजिस्टर करना आपके लिए जरूरी है, आपको करना ही होगा, तभी आपको तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। अब किसान जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी जमीन की जो जानकारी है वो डाल देते हैं, फिर ये भी बताते हैं कि कौन सी फसल उनकी तरफ से उगाई गई है। लेकिन जब वही किसान बुढ़ापा पेंशन के लिए लेने के लिए जाता है तो फिर उसे बता दिया जाता है कि 6 महीने पहले आपकी जो फसल आई थी उसकी 1.5 लाख रुपए की आमदनी आपको मिली है और इसी वजह से आपकी पेंशन बंद कर दी गई है। देखिए, 1.5 लाख को क्या सरकार ने पूरी आमदनी मान लिया है? क्या उस पर खेती पर कोई लागत खर्च नहीं हुआ? क्या किसी भी तरह का इनपुट जो है खेती पर नहीं डाला गया? पूरी की पूरी जो भी चेक के जरिए सरकार ने उसके किसान के खाते में डालने का काम किया उसे सरकार ने आमदनी मान लिया और यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। आप अगर दलील अपील देने की कोशिश करेंगे तो साफ ही कह दिया जाएगा कि नहीं, पोर्टल में ये व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से यहाँ एक के बाद एक अपवाद ऐसे हैं। पहले आपको अगर मैं 3 साल पीछे लेकर जाने की कोशिश करूं तो हरियाणा प्रदेश में किसी भी शख्स को अगर छोटे से बैंक लोन की जरूरत होती तो बैंक के कर्मचारी सीधे पहला सवाल ये करते कि क्या आपने आईटीआर भरी है। तो सामने अगर कोई मजदूर भी खड़ा है तो उससे ये सवाल किया जाता कि क्या आपने आईटीआर भरी है, तो वो कहते कि नहीं, मेरी तो इतनी आमदनी नहीं है, मुझे टैक्स भरना ही नहीं है, तो आईटीआर क्यों भरूं। लेकिन बैंक कर्मियों ने बार बार यही बात कही कि अगर बैंक से लोन चाहिए तो आईटीआर भरना
भरनी पड़ेगी। महेश। अब उन तमाम लोगों ने लौटता हूं। जो है ITR भर दी और बैंक कर्मचारियों ने यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा भरो, जितनी ज्यादा भरोगे उतना लोन ज्यादा रकम हासिल करने के आप हकदार हो जाएंगे। लोगों ने जो है किसी भी तरीके से चाहे पशुपालन दिखाया, चाहे जो है मजदूरी दिखाई, चाहे खेती लेबर एग्रीकल्चर लेबर दिखाया, लेकिन उन्होंने ज्यादा भरने की कोशिश की। अब जिन लोगों ने 3 साल पहले भी ITR अगर एग्रीकल्चर लेबर के तौर पर भी भर दी तो वो आज भी अपनी आय को कम नहीं करवा सकते, और यही वजह कि उनकी तमाम योजनाओं का जो फायदा था वो ये कहकर रद्द कर दिया गया कि 3 साल पहले आपने ITR भरी थी और जब तक उसका असर खत्म नहीं होगा आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सुनने वाला कोई नहीं है, दलील अपील आप देंगे किसे? पोर्टल तो आवाज सुनेगा नहीं, और पोर्टल को संभालने वाले लोग ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ सुशासन, जिस सुशासन का सपना आप देख रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत को भी देखने और समझने की जरूरत है महेश। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, समझने की भी जरूरत है और उस पर समाधान निकालने की भी जरूरत है। वीरेन जी, कितना सुधार होता नजर आएगा? ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के लोगों को इन योजनाओं के जरिए कामकाज आसान हो जाएगा, बहुत राहत मिलेगी, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक क्या इन योजनाओं के फायदे पहुंच पाएंगे? जैसा महेश भी जिक्र कर रहे हैं, बहुत ऐसी डिफिकल्टीज है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आसानी से हल नहीं हो पाती। देखिए, बिल्कुल महेश जी ने सही प्रश्न उठाया है, और ऐसी व्यवस्था में ऐसी खामियां हैं, तो इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, और कुछ प्रयासों में सफलता भी मिली है। ऐसी बात नहीं, सुशासन की सरकार की मंशा जो है स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, देखिए, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, कुछ व्यवस्था ऐसी है जिससे इसमें खामियां नजर आ रही हैं और काफी सुधार की गुंजाइश भी है। सरकार समय समय पर परिवर्तन कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। जो उद्देश्य था वो पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है, लेकिन इसके बावजूद कुछ जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए जो दृष्टिकोण है वो रचनात्मक रखना पड़ेगा। तो रचनात्मक कैसे होगा? अब कई जो सिस्टम है, जो पोर्टल है, पोर्टल कई बार चलते नहीं है, और ये निर्भर क्या है, कर्मचारियों पर ही निर्भर है, जो IT सेल के लोग हैं वही चलाते हैं, और कोई सुनवाई नहीं होती। मान लीजिए किसी के कोई पेंशन कट जाए तो उसके बाद उसको अपील करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो कई व्यवस्थागत खामियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार ने जो ये नए प्रयास किए हैं वो काफी हद तक सफल रहे हैं, लोगों को लाभ हुआ है। जिस तरह कथुरिया जी अभी जिक्र कर रहे थे शिक्षकों के तबादले के बारे में, अब शिक्षकों को भटकना नहीं पड़ता, कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ती, वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और 2 दिन के बाद ही उनको जो है वो उनकी जो पोस्टिंग है जहां होनी होती है वो तय हो जाती है, और उसमें भी उनको नंबर दिए गए हैं, उनको अपनी जो चॉइस के लिए वहां एक उनकी वरीयता का क्रम है। तो उसमें कोई भी भेदभाव या कोई भी सिफारिश नहीं है, किसी की भी तरह की कोई भी हो, उसमें कोई जो है सिफारिश चलती नहीं है। ये वरीयता के आधार पर और जो मेरिट के आधार पर होती है। तो इस तरह कई तरह के लाभ भी आए हैं। शिक्षकों के तबादले के बारे में एक आदर्श उदाहरण बना है, और जहाँ फैमिली पेंशन के बारे में है या परिवार पहचान पत्र के बारे में उसमें खामियां है, उसमें प्राधिकरण जो बना हुआ है उसको समय समय पर निर्देश दिए गए, उसने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार किया है, और अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश है उसमें संशोधन किया जाए। लेकिन देखिए, जिस तरह विपक्ष है, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है और सरकार अपना धर्म निभा रही है। सरकार ने प्रयास किए हैं। अगर विपक्ष जो अब कह रहा है कि सरकार बेरोजगारी थे, दूसरे मुद्दे थे, अगर ऐसे मुद्दे रहे होते तो जन संतोष प्रबल होना चाहिए था, सरकार के खिलाफ भावना होनी चाहिए थी, चुनाव में परिणाम मिलना चाहिए था, तो परिणाम ये ऐसा होता कि सरकार के खिलाफ आंधी चलती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो गई। इसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, लोगों के मन में यह विश्वास जमा होगा। तो इसके कई कारण है। सरकार की कार्य प्रणाली से लोग संतुष्ट रहे होंगे, 36 बिरादरी का समर्थन मिला होगा, तभी तो सरकार बन पाई है। बिल्कुल जाहिर है। देखिए, विपक्ष बिल्कुल अपने मुद्दे उठा रहा है, उसकी जगह जायज है। विपक्ष का काम है जो सरकार के कार्य प्रणाली में विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। विपक्ष का काम है सरकार पर अंकुश लगाया जाए, सरकार की मनमानी पर अंकुश लगे, सरकार मनमानी ना कर पाए। तो इसलिए कई और ऐसा व्यवस्थागत खामियों में कई हमारे कर्मचारी और अधिकारी भी हैं जो इस व्यवस्था को पलीता लगाने का काम करते हैं। वो क्योंकि उनको जो साधन है, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, जो ऊपर की कमाई होती है, उस पर रोक लग जाती है। तो ऐसे में कई बार वो भी सिस्टम को जो है वो तहस नहस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है देवेंद्र, भविष्य के रोड मैप की बात की जाए तो कितना सुधार होता नजर आएगा? शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि समय बेहद कम है, फिर महेश से शॉर्ट काउंटर लूंगा, फिर वीरेन जी के पास आऊंगा, समय कम है।
देखिए सौरभ, हालांकि ऑनलाइन सेवाओं से, सुशासन से देखिए सेवा में सुधार तो आया है, संकल्प भी लिए जा रहे हैं। देखिए पहले से स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा से रहती है और सरकार को, प्रशासन को ये पता करना चाहिए कि हम इतनी सेवाएं दे रहे हैं, ऑनलाइन सेवाएं, सुशासन हर साल मनाया जा रहा है, कार्यक्रम होते हैं, संकल्प लिए जाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन जहां कहीं दिक्कतें आ रही हैं, जहां कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको चिन्हित करके उनको भी दूर किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिले और प्रशासन और सरकार के प्रति भरोसा जागे, लगे कि जिस सरकार को हमने चुना है, हमारी जो चॉइस है, हमारा फैसला सही रहा है। मैं शॉर्ट में कंक्लूड करेंगे। सर्विस सिक्योरिटी ऑन पोर्टल, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, अंतिम छोर तक आम व्यक्ति को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, इसका स्क्रूटनी होगी, ट्रांसपेरेंसी बनेगी। शॉर्ट में देखिए सौरभ, ये जरूर होगा कि ट्रांसपेरेंसी बनेगी, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सरकार को किसी की अज्ञानता का फायदा उठाने का अवसर नहीं तलाशना चाहिए। यहाँ साफ तौर से आप एक सुविधा के लिए अगर हासिल करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी बंद हो जाएगी। ये यकीनन ऐसा हो रहा है कि एक पोर्टल व्यवस्था में कहीं आप किसी एक तरह का आवेदन करते हैं तो दूसरी जो व्यवस्था है वो बंद हो जाती है। तो ऐसे में लोगों की अज्ञानता का फायदा यहाँ पर इस पोर्टल व्यवस्था के जरिए उठाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पहले पूरा जागरूक कीजिए कि अगर आप ये सुविधा लेने जा रहे हैं तो दूसरी सुविधा बंद हो जाएगी, लेकिन लोगों की अज्ञानता का फायदा इस पोर्टल व्यवस्था के जरिए उठाया गया और यही वजह है कि काफी सारे लोग अपनी सुविधाओं को खो बैठे। और इससे पहले जिक्र ये भी मैं करना चाहूंगा कि यहाँ पर बीपीएल कार्ड बनाए जाने को लेकर भी चुनाव से ठीक पहले देश में सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड हरियाणा के अंदर बनाए गए और देश में अब सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड अगर कहीं पूरे भारत में काटे गए हैं तो हरियाणा प्रदेश में काटे गए हैं और अकेले 32% जो बीपीएल कार्ड बना दिए गए थे चुनाव से ठीक पहले, वो चुनाव के ठीक बाद अब खत्म कर दिए गए। वीरेंद्र जी शॉर्ट में कंक्लूड करिएगा, 30 सेकंड से सर, समय कम है थोड़ा। अभी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। अभी कॉमन सर्विस सेंटर बने हुए हैं, उनमें अनियमितताएं पाई गई हैं, उनको उनके लाइसेंस अब रद्द किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों को अभी जो टेक्निक से लोग अवगत नहीं है। अब सरकार ने जो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का किया है, कोई भी व्यक्ति जो है वो अभी अपने आप आवेदन कर ही नहीं सकता, उनको डीड राइटर्स की आवश्यकता है। कोई आईपीएस अधिकारी है तो वो भी अपने प्रॉपर्टी के नहीं कर सकता, मतलब इतनी उनको जानकारी नहीं है, कोई भी इस मामले में पारंगत नहीं है। तो इसलिए अभी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है और हमें टेक्निक के मामले में लोगों को भी इसमें काफी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सैनी सरकार लगातार एक के बाद एक योजनाएं तो चला रही है, लेकिन सुधार बड़े स्तर पर करने होंगे जिससे आम जनता को राहत मिल सके और इसका लाभ भी मिल सके। देखना होगा सरकार कब सुधार करती है और कब तक राहत मिल पाती है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।